हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल दिसार जीकेजीएस क्लासेस में। दोस्तों, आप सब लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप सब लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी तैयारी बेहतरीन तरीके से आप सभी कर रहे होंगे। दोस्तों, जैसा कि आपको बताया, हम आपको आरआरबी एएलपी सीबीटी 2 एग्जाम के लिए बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग ड्राइंग के लिए प्रैक्टिस सेट का सॉल्यूशन करवा रहे हैं, जो ये यूथ की बुक है उसका एक्सप्रेस लाइन का, जिसमें दोस्तों प्रैक्टिस सेट 1 हमने आपको करवा दिया है। आज हम आपको करवाने वाले हैं दोस्तों प्रैक्टिस सेट नंबर 2। दोस्तों, यदि आपने प्रैक्टिस सेट नंबर 1 की वीडियो नहीं देखा है तो हमने प्लेलिस्ट सबकी बना दी है। प्लेलिस्ट में जाके आप सारी वीडियोस देख सकते हैं। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा और चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। और हमसे जुड़ने के लिए, क्लास के अपडेट के लिए दोस्तों आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे दिया है। चलिए दोस्तों, देर ना करते हुए स्टार्ट करते हैं आज का अपना सेशन और देखते हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 2 के सारे क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा ऊर्जा का एक नवीकरणीय स्रोत है? दोस्तों, कौन सा जो है ऊर्जा का एक नवीकरणीय स्रोत है? तो संश्लेषण गैस जो है ये ऊर्जा का एक नवीकरणीय स्रोत है। सिंथेसिस संश्लेषण गैस, जिसे सीनियर गैस भी कहा जाता है, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड तथा हाइड्रोजन गैस का मिश्रण है। यह ऊर्जा का एक नवीकरणीय स्रोत है जिसका उपयोग बिजली बनाने में किया जाता है। कहाँ बनाने में किया जाता है? बिजली बनाने में किया जाता है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। राष्ट्रीय अग्नि संरक्षण संघ एनएफपीए के कोड और मानकों को दुनिया भर में अपनाया और इस्तेमाल करने, आग और अन्य जोखिम की संभावना को कम करने के लिए किया जाता है। अग्निशमन अधिकारी व्यावसायिक योग्यता के लिए एनएफपीए के मानकों में से कौन सा कोड है? तो दोस्तों, अग्निशमन अधिकारी व्यावसायिक योग्यता के लिए एनएफपीए के मानकों में से एक जो है कोड वो है हमारा 1021। कौन सा? 1021। अग्निशमन अधिकारी व्यावसायिक योग्यता के लिए एनएफपीए के मानक के लिए कोड जो है ये 1021 कोड का प्रयोग किया जाता है। किसके लिए? एनएफपीए के अग्निशमन अधिकारी व्यावसायिक योग्यता के लिए। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। आईबीएम कारपोरेशन में आईबीएम का पूर्ण रूप क्या है? दोस्तों, आईबीएम कारपोरेशन में आईबीएम का पूर्ण रूप जो होता है वो होता है इंटरनेशनल बिजनेस मशीन्स। क्या होता है? इंटरनेशनल बिजनेस मशीन्स होता है आईबीएम का पूर्ण रूप। दोस्तों, आईबीएम कारपोरेशन में आईबीएम का पूर्ण रूप इंटरनेशनल बिजनेस मशीन्स है। आईबीएम न्यूयॉर्क में स्थित एक बहुराष्ट्रीय प्रौद्योगिकी और परामर्श संगठन है जो कंप्यूटर हार्डवेयर, मिडलवेयर और सॉफ्टवेयर का उत्पादन और बिक्री करता है। वर्तमान में आईबीएम के सीईओ जो है ये भारतीय मूल के अरविंद कृष्णा है। कौन है? अरविंद कृष्णा। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। किस अभ्यारण्य को पूर्व में भरतपुर पक्षी अभ्यारण्य के रूप में जाना जाता था? दोस्तों, वह कौन सा अभ्यारण्य है जो पूर्व में भरतपुर पक्षी अभ्यारण्य के रूप में जाना जाता था? तो ये था हमारा केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान को पूर्व में भरतपुर पक्षी अभ्यारण्य के रूप में जाना जाता था। दोस्तों, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान को पूर्व में भरतपुर पक्षी अभ्यारण्य के रूप में जाना जाता था। यह पक्षी अभ्यारण्य 230 से ज्यादा प्रजातियों के हजारों पक्षियों के लिए निवास स्थान है। दोस्तों, जो यह अभ्यारण्य है इसमें 230 से ज्यादा प्रजाति के हजारों पक्षियों का क्या है? ये निवास स्थान है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा विद्युत का सुचालक नहीं है? चीनी मिट्टी के बर्तन ये दोस्तों विद्युत का सुचालक नहीं है। एल्यूमिनियम हो गया, टंगस्टन हो गया, निकिल हो गया, ये सभी क्या है? विद्युत के सुचालक है। दोस्तों, चीनी मिट्टी विद्युत का सुचालक नहीं है। इसका रासायनिक नाम जो होता है जल युक्त एल्यूमिनो सिलिकेट होता है। दोस्तों, चीनी मिट्टी का रासायनिक नाम क्या होता है? जल युक्त एल्यूमिनो सिलिकेट, मतलब Al2O3 डॉट 2SiO2 डॉट ट्वाइस H2O। ठीक है, चीनी मिट्टी का उपयोग बर्तन, प्याले, कटोरी, थाली, अस्पताल में काम में लिया जाने वाले सामान, बिजली के पृथककारी मतलब इंसुलेटर के, मोटर गाड़ियों के स्पार्क प्लग, ताप सह ईंटें इत्यादि बनाने में होता है। किसका उपयोग? चीनी मिट्टी का उपयोग। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। इनमें से कौन सा हार्डवेयर घटक डेटाबेस प्रबंध प्रणाली के प्रचालन में सबसे अधिक महत्वपूर्ण है? तो कौन सा हार्डवेयर है जो घटक डेटाबेस प्रबंध प्रणाली के प्रचालन में सबसे अधिक महत्वपूर्ण है? तो ये है हमारा हाई स्पीड लार्ज कैपेसिटी डिस्क। कौन सा? हाई स्पीड लार्ज कैपेसिटी डिस्क जो है ये
डेटाबेस प्रबंध प्रणाली के प्रचालन में सबसे अधिक महत्वपूर्ण होता है। दोस्तों, उच्च गति की बड़ी क्षमता वाली डिस्क प्रणाली को प्रसंस्करण की आवश्यकता को पूरा करने के लिए डिजाइन किया गया है। इसमें डेटा की एक बड़ी मात्रा को संभालने और बढ़ते डेटाबेस को इकट्ठा करना शामिल होता है। इसके अलावा डाटा बैकअप सर्वर हानि से यह डेटा की रक्षा भी करता है। ये क्या करता है? इसके अलावा डाटा बैकअप सर्वर हानि से डेटा की रक्षा भी करता है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। जले पर क्या बिल्कुल नहीं रखना चाहिए? दोस्तों, जले पर क्या नहीं रखना चाहिए? तो कड़वे रस वाली वनस्पति औषधि क्रमिस, ये तो रख सकते हो आप। पानी आप रख सकते हो। कोको के बीज के रस से बना मक्खन नहीं दोस्तों, कोको से बीज से बना मक्खन जो है इसे जले पर बिल्कुल नहीं रखना चाहिए। सूखी ऊसर पट्टी हम रख सकते हैं। तो जले हुए भाग पर कोको के बीज के रस से बना मक्खन बिल्कुल भी नहीं रखना चाहिए। जले हुए भाग पर क्या रखना चाहिए? कड़वे रस वाली वनस्पति औषधि, पानी, सूखी ऊसर पट्टी, ये सभी आप रख सकते हैं। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। शून्य उत्सर्जन वाहन का क्या मतलब होता है? दोस्तों, शून्य उत्सर्जन वाहन का मतलब होता है तो वह जो शक्ति के स्रोत के जरिए पिछली पाइप से कोई प्रदूषक उत्सर्जित नहीं करता, यही कहलाता है शून्य उत्सर्जन वाहन। शून्य उत्सर्जन वाहन क्या कहलाता है? शून्य उत्सर्जन वाहन का तात्पर्य है कि जो उत्सर्जक शक्ति स्रोत के जरिए पिछली पाइप से कोई प्रदूषक उत्सर्जित नहीं करता है, यही शून्य उत्सर्जन वाहन कहलाता है। जैसे निसान लीफ इलेक्ट्रिक कार एक शून्य उत्सर्जक वाहन है। यह किसी भी प्रकार का प्रदूषक जैसे CO, NO2, O3, O3 आदि का उत्सर्जन नहीं करता है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। एक लीवर का यांत्रिक लाभ 1.4 है। यदि भार भुजा 35 सेंटीमीटर है तो प्रयास भुजा ज्ञात कीजिए। दोस्तों, हम जानते हैं यांत्रिक लाभ बराबर क्या होता है? मैकेनिकल एडवांटेज बराबर होता है, क्या होता है? ये होता है हमारे प्रयास भुजा बटे भार भुजा। क्या होता है? प्रयास भुजा बटे भार भुजा होता है। दोस्तों, मैकेनिकल एडवांटेज कितना दिया गया है? ये दिया गया है 1.4 बराबर प्रयास भुजा हमको निकालना है तो पी से लिख लेता हूं। और भार कितना दिया गया है? ये दिया गया है भार भुजा, ये दी गई है 35 सेंटीमीटर। तो ये दोस्तों 35 इधर चल जाएगा तो 1.4 में मल्टीप्लाई कर देंगे किसका? 35 का। तो 35 चौ 140 की शून्य हासिल का 14 और 35 से कम 35, 35 और 14 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 49 हो जाएगा। और कितने अंक के बाद? दशमलव 1 अंक के बाद। तो प्रयास भुजा जो होगी वो कितनी निकल के आ जाएगी? 49 सेंटीमीटर निकल के आ जाएगी। कितनी निकल के आ जाएगी? 49 सेंटीमीटर। तो ऑप्शन नंबर बी वाला करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। यदि 10 ओम के एक प्रतिरोध में 1.5 एम्पीयर की विद्युत धारा बनी रहती है तो 1 मिनट में निष्कासित ऊर्जा की मात्रा कितनी होगी? दोस्तों, 10 ओम का एक प्रतिरोध है जिसमें 1.5 एम्पीयर की विद्युत धारा बनी रहती है। 1 मिनट में निष्कासित ऊर्जा की मात्रा हमको बताना है। दोस्तों, हम जानते हैं ऊर्जा या ऊष्मा बराबर क्या होता है? H बराबर होता है I²RT के। क्या होता है? I²RT के होता है। पता है कि नहीं पता है? दोस्तों, ऊर्जा हमको निकालना है। I का मान कितना है? 1.5। तो 15 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? हम 1.5 ही लिख लेते हैं। 1.5 इंटू 1.5 इंटू आर का मान कितना है दोस्तों? आर का मान 10 और टी का मान कितना है? 1 मिनट मतलब 60 सेकंड की बात किया है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? 15/10। ये भी हो जाएगा 15/10। तो 10 से 10 कट जाएगा, 1 0 से 1 0 कट जाएगा। तो 15 15 225, 225 इंटू 6 कर देंगे दोस्तों। 225 इंटू 6 करेंगे, 6 पंचे 30 की शून्य हासिल का है 3, 6 दूनी 12 और 3 15 की 5 हासिल का है 1, 6 दूनी 12 और 1 13। तो 1350 जूल है जो है ऊर्जा निकल के आ जाएगी। ऑप्शन नंबर डी वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। एक घर में एक महीने में 200 इकाई ऊर्जा की खपत होती है। जूल में यह ऊर्जा कितनी है? दोस्तों, हमको जूल में ऊर्जा का मान बताना है। दोस्तों, एक यूनिट इकाई बराबर क्या होता है? ये होता है 3.6 इंटू 10 की पावर 6 जूल के बराबर होता है। हमसे पूछा है 200 यूनिट की, एक यूनिट का मान इतना है तो 200 यूनिट का निकालेंगे। तो क्या कर देंगे? 3.6 इंटू 10 की पावर 6 जूल में हम क्या कर देंगे? 200 का मल्टीप्लाई कर देंगे। तो क्या हो जाएगा दोस्तों? ये हो जाएगा 36 दूनी 72, 10 की पावर 6, 36 दूनी 72। ये 200 था दोस्तों, तो 72 इंटू कितना? 2 जीरो और लग जाएगा, इंटू 10 की पावर 6 हो जाएगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे एक दशमलव की बात था तो एक हम और दशमलव 2 बढ़ा देते हैं, 7.2 करते हैं। दो अंक बढ़ा रहे हैं तो 10 की पावर भी 2 अंक से बढ़ जाएगी। तो क्या हो जाएगा? 7.2
इंटू 10⁸ जूल हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 7.2 इंटू 10⁸ जूल। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। वन्य जीव संरक्षण के लिए भारत का पहला अनुवांशिक बैंक कहाँ स्थित है? दोस्तों, वन्य जीव संरक्षण के लिए भारत का पहला अनुवांशिक बैंक जो है ना, ये हैदराबाद में स्थित है। कहाँ स्थित है? हैदराबाद में। वन्य जीव संरक्षण के लिए भारत के पहले अनुवांशिक बैंक का उद्घाटन हैदराबाद के CSIR के सेंटर फॉर सेलुलर एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी CCMB प्रयोगशाला के केंद्र में लुप्तप्राय प्रजातियों के संरक्षण के लिए किया गया है। कहाँ पे? हैदराबाद के CSIR में। इसे राष्ट्रीय वन्यजीव अनुवांशिक अनुसंधान बैंक NWGRB के रूप में नामित किया गया है। किसके रूप में? राष्ट्रीय वन्यजीव अनुवांशिक अनुसंधान बैंक के रूप में। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। वह डिवाइस या प्रोग्राम क्या कहलाता है जो कंप्यूटर को टेलीफोन और केबल लाइनों पर डेटा संचारित करने में सक्षम बनाता है? तो वह डिवाइस या प्रोग्राम जो कंप्यूटर को टेलीफोन और केबल लाइनों पर डेटा संचारित करने में सक्षम बनाता है, उसे हम बोलते हैं मॉडेम। क्या बोलते हैं उसे? हम मॉडेम बोलते हैं। मॉडेम एक ऐसा डिवाइस प्रोग्राम है जो कंप्यूटर को टेलीफोन और केबल लाइनों पर डेटा संचारित करने में सक्षम बनाता है। यह एक प्रकार का हार्डवेयर डिवाइस है और इसका पूरा नाम क्या होता है? मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर। क्या होता है इसका पूरा नाम? मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। सौर कुकर के अंदर का रंग कैसा होता है? दोस्तों, सौर कुकर के अंदर का रंग जो होता है ना, वो कैसा होता है? तो काला होता है। दोस्तों, सौर कुकर या ओवन ऐसे उपकरण होते हैं जो कि खाना बनाने या जल को गर्म करने के लिए प्रत्यक्ष रूप से सूर्य की ऊर्जा का उपयोग करते हैं। यह कुकर एक धातु का डिब्बा होता है और इसके अंदर का रंग कैसा होता है? काला होता है। जो ऊष्मा का क्या होता है? अच्छा अवशोषक होता है। इसके ऊपर एक दर्पण लगा होता है जो ज्यादा से ज्यादा प्रकाश को कुकर के अंदर भेजता है तथा इस पर एक कांच का ढक्कन होता है जो अंदर की ऊष्मा को बाहर निकलने से रोकता है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। एक गर्म पिंड न्यूटन के ठंडक नियम का अनुकरण करता है। पिंड का प्ररूपी तापमान समय आरेख डैश होगा। दोस्तों, एक गर्म पिंड न्यूटन के ठंडक नियम के का अनुकरण करता है। पिंड का प्ररूपी तापमान समय आरेख जो होगा ना, वो होगा ऑप्शन नंबर डी वाला। कौन सा? ऑप्शन नंबर डी वाला। दोस्तों, एक गर्म पिंड न्यूटन के ठंडक नियम का पालन करता है तो पिंड का प्ररूपी तापमान समय आरेख विकल्प डी के अनुसार होगा। किसी भी पिंड या पदार्थ को वायुमंडल में ठंडा करना न्यूटन के शीतलन नियम पर आधारित होता है। दोस्तों, कोई भी पिंड या पदार्थ जो है, अगर उसे वायुमंडल में ठंडा करना है तो वह न्यूटन के शीतलन नियम पर ही आधारित होगा। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। दोस्तों, यहाँ पे जो क्वेश्चन था उसका एक्सप्लेनेशन भी दिया गया है, उसको देख लेते हैं। यहाँ क्यू क्या है? दोस्तों, क्यू है हमारा गर्म वस्तु से ठंडे वस्तु की तरफ बहने वाली ऊष्मा। एएस की बात करें तो वह क्षेत्रफल जहां ऊष्मा से प्रवाह होती है। टीएस की बात करें तो वस्तु के सतह का तापमान है और टीए की बात करें तो माध्यम का तापमान और एच की बात करें तो संवहनी ऊष्मा गुणांक। तो दोस्तों, यहाँ पे गर्म वस्तु से ठंडे वस्तु की तरफ बहने वाली ऊष्मा जो होती है ना, ये वह क्षेत्रफल, ये जो अनुक्रमानुपाती होती है किसके? वह क्षेत्रफल जहां से ऊष्मा प्रवाह होती है। जो गर्म वस्तु से ठंडे वस्तु की तरफ बहने वाली ऊष्मा होती है, ये अनुक्रमानुपाती होती है किसके? वह क्षेत्रफल जहां से ऊष्मा प्रवाह होती है। उसी प्रकार गर्म वस्तु से ठंडे वस्तु की तरफ बहने वाली ऊष्मा जो है, ये वस्तु के सतह के तापमान और माध्यम के तापमान के अंतर के क्या होती है? अनुक्रमानुपाती होती है। उसी प्रकार से बात करें तो गर्म वस्तु से ठंडे वस्तु की तरफ बहने वाली ऊष्मा जो है, ये वह क्षेत्रफल जहां से ऊष्मा प्रवाह होती है उसके अनुक्रमानुपाती और वस्तु के सतह का तापमान और माध्यम के तापमान की क्या होती है? माध्यम के तापमान के अंतर के अनुक्रमानुपाती होती है। ठीक है, इस प्रकार से आपको याद रखना है। ठीक है ना, क्लियर? या फिर ये भी याद रख लिए, जो गर्म वस्तु से ठंडे वस्तु की तरफ बहने वाली ऊष्मा होती है, ये संवहनी ऊष्मा गुणांक के क्या होती है? बराबर होती है। ठीक है, तो एच क्या है यहाँ पे? संवहनी ऊष्मा गुणांक है। जैसे हमने अनुक्रमानुपाती का चिन्ह हटाया तो एच लगाया, तो ये क्या होगा? संवहनी ऊष्मा गुणांक। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। संगाई हिरन इनमें से किस भारतीय राज्य में पाई जाने वाली एक स्थानिक प्रजाति है? दोस्तों, जो संगाई हिरन है किस भारतीय राज्य में पाई जाती है? तो ये पाई जाती है मणिपुर राज्य में। कहाँ पे? मणिपुर राज्य में। संगाई हिरन की एकल पृथक आबादी लोकटक झील मणिपुर के दक्षिणी पूर्वी भाग में स्थानीय रूप से फुमदी कहे जाने वाले केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान मणिपुर में पाई जाती है।
कहाँ पे? केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान में। यह अनोखा और दुनिया का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है जो मणिपुर राज्य में स्थित है। कौन सा? केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। डैश का अर्थ उन अवांछित वाणिज्यिक ईमेल से है जिनकी इंटरनेट पर बाढ़ रहती है। तो किसका अर्थ उन अवांछित वाणिज्यिक ईमेल से है जिनकी इंटरनेट पर बाढ़ रहती है? तो इसे बोलते हैं स्पैम। स्पैम का अर्थ उन अवांछित वाणिज्यिक ईमेल से है जिनकी इंटरनेट पर क्या रहती है? बाढ़ रहती है। दोस्तों स्पैम इसका अर्थ उन अवांछित या अनचाहे वाणिज्यिक ईमेल से है जिसकी इंटरनेट पर क्या होती है? बाढ़ सी रहती है। इस स्पैम फोल्डर क्या होता है? तो इस फोल्डर का इस्तेमाल आने वाले अवांछित वाणिज्यिक ईमेल्स को स्टोर करने के लिए किया जाता है ताकि यह उपयोगकर्ता के इनबॉक्स से बाहर रहे। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। लंबकोणी प्रक्षेप जो है दोस्तों, लंबकोणी प्रक्षेप जो होता है ना, एक 2D प्रक्षेप है। कैसा प्रक्षेप है? 2D प्रक्षेप है। लंबकोणी प्रक्षेप जो होता है एक 2D प्रक्षेप होता है क्योंकि इसमें वस्तु की प्रत्येक दृश्य में एक साथ केवल 2 विमा ही दर्शाई जाती है। दोस्तों लंबकोणी प्रक्षेप कैसा है? 2D प्रक्षेप है, ना कि 3D। तो ये बी गलत सही कर लीजिएगा, सी वाला इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। यदि दो प्रतिरोधकों में समान विभवांतर मौजूद है तो वे क्या होंगे? दोस्तों यदि दो प्रतिरोधकों में समान विभवांतर मौजूद है तो वे क्या होंगे? वे समांतर में जुड़े हुए हैं। समांतर में क्या होता है? विभवांतर समान होता है और धारा कैसी होती है? अलग अलग होती है। उसी प्रकार श्रेणी की बात करें तो श्रेणी में धारा का मान समान होता है और विभवांतर वोल्टेज कैसा होता है? भिन्न भिन्न होता है। ठीक है, प्रतिरोधक दो सिरों वाला विद्युत अवयव है जिसके सिरों के बीच विभवांतर उससे बनने वाली तत्कालिक धारा के समानुपाती होता है। यदि दो प्रतिरोधकों में समान विभवांतर मौजूद है तो वे समांतर क्रम में जुड़े हुए हैं। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। यदि कोई रेखा वर्टिकल प्लेन के लंबवत है तो उसका कौन सा दृश्य एक्स वाई के लंबवत होगा? दोस्तों यदि कोई रेखा वर्टिकल प्लेन के क्या है? लंबवत है, तो उसका कौन सा दृश्य एक्स वाई के लंबवत होगा? तो वो होगा दोस्तों हमारा टॉप व्यू। टॉप व्यू जो होगा वो एक्स वाई के क्या होगा? लंबवत होगा। ठीक है, यदि कोई रेखा वर्टिकल प्लेन के लंबवत है तो इसके शीर्ष दृश्य में एक रेखा प्राप्त होगी जो कि एक्स वाई के क्या होगी? लंबवत होगी। दोस्तों ये हमारा प्लेन हो गया वर्टिकल, ये हॉरिजॉन्टल प्लेन, और जो रेखा है वो वर्टिकल प्लेन के क्या है? लंबवत है। देखिए ऐसा लंबवत है। दोस्तों फ्रंट से जब देखेंगे तो फ्रंट व्यू कहाँ बनेगा? एक बिंदु के रूप में बनेगा। तो ये क्या एक्स वाई के लंबवत हो सकता है क्या? नहीं। लेकिन जब हम टॉप से देखेंगे दोस्तों तो एक रेखा प्राप्त होगी यहाँ पे, और ये किसके होगी? किसके लंबवत होगी? तो एक्स वाई के लंबवत होगी। जब हम प्लेन को एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो ये जो रेखा होगी, तो ये हमारी जो एक्स वाई संदर्भ रेखा है उसके क्या हो जाएगा? ये लंबवत हो जाएगा। क्लियर है दोस्तों? चलिए आगे बढ़ते हैं। एक इलेक्ट्रिक लैंप जिसका प्रतिरोध 40 ओम है और 8 ओम के सुचालक को 12 वोल्ट की बैटरी के साथ श्रृंखला में जोड़ा गया है, परिपथ का कुल प्रतिरोध कितना होगा? दोस्तों परिपथ का हमको कुल प्रतिरोध पूछा है। एक प्रतिरोध कितना है? 40 ओम का है, और एक ओम प्रतिरोध कितना है? 8 ओम का है, और ये श्रृंखला में जुड़े हैं। तो हम जानते हैं श्रृंखला में प्रतिरोध क्या होता है? Rn बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3, ये तो होता है। तो एक प्रतिरोध हमारा 40 है, एक प्रतिरोध हमारा 8 है, दोनों को जोड़ देंगे तो 48 ओम राइट आंसर इसका निकल के आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। चित्र में एक्स द्वारा प्रदर्शित की गई रेखा का नाम बताइए। दोस्तों ये जो रेखा है इसे क्या बोलते हैं? तो इसे हम बोलते हैं विमा रेखा। क्या बोलते हैं इसे? हम विमा रेखा बोलते हैं। एक्स द्वारा प्रदर्शित रेखा विमा रेखा है। विस्तार रेखा का प्रयोग विमाओं के प्रदर्शन हेतु किया जाता है। इसका प्रयोग करते समय यह ध्यान रखना चाहिए कि यह विमा रेखा को ना काटे। जो विस्तार रेखा होती है दोस्तों, इसका प्रयोग करते समय हमको ये ध्यान रखना होता है कि ये विमा रेखा जो होती है उनको ना काटे। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। विद्युत मोटर एक ऐसा उपकरण है जो डैश परिवर्तित करता है। दोस्तों विद्युत मोटर एक ऐसा उपकरण है जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में क्या करता है? परिवर्तित करता है। दोस्तों विद्युत मोटर विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव के सिद्धांत पर कार्य करता है। यह एक ऐसा उपकरण है जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में क्या करता है? परिवर्तित करता है। ठीक है ना, देखते हैं अगला क्वेश्चन।
दिक् परिवर्तक का उपयोग डैश की कुंडली में धारा की दिशा बदलने के लिए किया जाता है। दोस्तों दिक् परिवर्तक कम्यूटेटर का उपयोग किस लिए किया जाता है? तो कम्यूटेटर का प्रयोग डीसी मोटर और डीसी जनरेटर दोनों में किया जाता है। किस लिए? कुंडली में धारा की दिशा को बदलने के लिए। दोस्तों दिक् परिवर्तक कम्यूटेटर का उपयोग डीसी मोटर और डीसी जनरेटर दोनों की कुंडली में धारा की दिशा बदलने के लिए किया जाता है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। वस्तु का पार्श्व दृश्य डैश पर प्रक्षेपित किया जाता है। दोस्तों वस्तु का पार्श्व दृश्य मतलब साइड व्यू जो है ये किस पर प्रक्षेपित किया जाता है? तो ये प्रक्षेपित किया जाता है प्रोफाइल तल पर। किस पर? प्रोफाइल तल पर। लंबकोणीय प्रक्षेप में वस्तु का पार्श्व दृश्य प्रोफाइल तल या सहायक ऊर्ध्वाधर तल में प्रक्षेपित किया जाता है। प्रोफाइल तल दोनों मुख्य तलों के लंबवत होता है। इस तल का प्रयोग अनियमित आकृति की वस्तु के प्रक्षेप के लिए किया जाता है। इस तल का प्रयोग किस लिए करते हैं हम? तो अनियमित आकृति की वस्तु के प्रक्षेप के लिए हम प्रोफाइल तल का उपयोग करते हैं। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। व्यापक रूप से उपयोग किया जाने वाला सार्वत्रिक यूनिवर्सल गेट है। दोस्तों व्यापक रूप से उपयोग किया जाने वाला सार्वत्रिक या यूनिवर्सल गेट जो होता है वो होता है हमारा नॉर गेट और नैंड गेट। कौन सा? नॉर गेट और नैंड गेट जो है ये जो है व्यापक रूप से उपयोग किए जाने वाला यूनिवर्सल गेट है। दोस्तों व्यापक रूप से उपयोग किए जाने वाले सार्वत्रिक गेट नॉर और नैंड गेट है, जिनकी सहायता से अन्य सभी गेट प्राप्त किए जा सकते हैं। ठीक है, देखते हैं ये नॉर नैंड गेट का सिंबल है दोस्तों, चित्र है, और ये है किसका? है नॉर गेट का। ठीक है ना, देखते हैं अगला क्वेश्चन। किसी त्रिकोण का एक कोण समकोण हो कहलाता है। दोस्तों किसी भी त्रिभुज का एक कोण समकोण हो तो वो हमारा कहलाता है समकोण त्रिभुज। क्या कहलाता है? समकोण त्रिभुज कहलाता है। जब किसी त्रिकोण का एक कोण समकोण अर्थात 90 डिग्री होता है तो उसे समकोण त्रिभुज कहते हैं। जब त्रिभुज के तीनों कोण 90 डिग्री से कम हो तो उसे न्यूनकोण त्रिभुज कहते हैं। और जब त्रिभुज के तीनों कोण में से एक कोण का मान 90 डिग्री से अधिक होता है तो उसे हम अधिक कोण त्रिभुज कहते हैं। ठीक है ना, देखते हैं अगला क्वेश्चन। भीम का पूर्ण रूप क्या है? दोस्तों भीम का पूर्ण रूप क्या होता है? तो ये है भारत इंटरफेस फॉर मनी। भीम का पूर्ण रूप क्या है? भारत इंटरफेस फॉर मनी। भीम ऐप भारत इंटरफेस फॉर मनी वित्तीय लेन देन हेतु भारत सरकार के उपक्रम भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम द्वारा आरंभ किया गया एक मोबाइल ऐप है। किसके द्वारा आरंभ किया गया? भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम के द्वारा। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। विस्थापन की परिवर्तन दर को डैश कहा जाता है। तो विस्थापन में परिवर्तन की दर को हम क्या बोलते हैं? तो वेग बोलते हैं। विस्थापन की परिवर्तन की दर को क्या बोलते हैं? तो वेग कहा जाता है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। यदि कोई वस्तु समान समय अंतराल में असमान दूरी तय करती है तो इसे डैश में कहा जाता है। दोस्तों यदि कोई वस्तु समान समय अंतराल में असमान दूरी तय करती है तो इसे हम बोलते हैं असमान गति। असमान गति कहा जाता है किसे? जब कोई वस्तु समान समय अंतराल में असमान दूरी तय करती है तब। दोस्तों जब कोई वस्तु समान समय अंतराल में समान दूरी तय नहीं करती है तो इस गति को असमान गति कहा जाता है। असमान गति का दूरी समय ग्राफ एक वक्र रेखा में होता है। दोस्तों असमान गति का दूरी समय ग्राफ कैसा होता है? तो एक वक्र रेखा होता है, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। यदि एक बिंदु के अग्र एवं शीर्ष अवलोकन संदर्भ रेखा के एक ही तरफ स्थित हो तो बिंदु इनमें से किस चतुर्थांश में स्थित होगी? दोस्तों यदि एक बिंदु के अग्र एवं शीर्ष अवलोकन संदर्भ रेखा के एक ही तरफ स्थित होते हैं तो बिंदु जो होते हैं ये द्वितीय या चौथे चतुर्थांश में स्थित होते हैं। इसमें क्या होता है दोस्तों? या तो शीर्षदर्श और या शीर्षदर्श या फ्रंट व्यू जो है ऊपर की तरफ बनता है या तो नीचे की तरफ बनता है। क्या होता है? या तो ऊपर की बनता है या तो नीचे की ओर बनता है संदर्भ रेखा के। किसमें? द्वितीय और चौथे चतुर्थांश में। दोस्तों यदि किसी बिंदु के सम्मुख दृश्य शीर्ष दृश्य दोनों एक साथ संदर्भ रेखा के या तो ऊपर या तो नीचे की ओर हो तो यह बिंदु वास्तव में या तो प्रथम चतुर्थांश में होगा या चतुर्थ चतुर्थांश में होगा। और दोस्तों बिंदु का शीर्ष दृश्य तथा सम्मुख दृश्य संदर्भ रेखा के दो अलग अलग साइड में हो तो यह बिंदु या तो प्रथम या तृतीय चतुर्थांश में होगा। मतलब द्वितीय और चतुर्थ चतुर्थांश में होगा। दोस्तों यहाँ प्रथम लिया है, द्वितीय कर लीजिएगा इसको। ठीक है, द्वितीय या चतुर्थ चतुर्थांश में होगा। एक ही तरफ जब स्थित होगा तो क्या होगा? एक ही तरफ स्थित होगा तो द्वितीय या चतुर्थ चतुर्थांश में स्थित होगा। ठीक है, तो इसको द्वितीय कर लीजिएगा दोस्तों, प्रथम नहीं आएगा यहाँ पे। और दोस्तों बिंदु का शीर्ष दृश्य तथा सम्मुख दृश्य संदर्भ रेखा के दो अलग अलग साइड में हो। मतलब दोस्तों ऐसा एक संदर्भ रेखा है, यहाँ पे हमारा फ्रंट व्यू बन रहा है, यहाँ पे हमारा टॉप व्यू बन रहा है, इस प्रकार से हो तो यह बिंदु या तो किस में होगा? प्रथम में होगा
या फिर किस में होगा, तृतीय चतुर्थांश में होगा। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। वेग में परिवर्तन बटे लगने वाला समय क्या होता है? तो वेग में परिवर्तन बटे लगने वाला समय जो है ये कहलाता है हमारा क्या, त्वरण। किसी पिंड वस्तु के वेग में परिवर्तन की दर को हम त्वरण कहते हैं। यह एक सदिश राशि है और इसका मात्रक क्या होता है, मीटर प्रति वर्ग सेकंड, अर्थात मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। और त्वरण बराबर क्या होता है, वेग में परिवर्तन बटे समय के होता है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। यदि 5 सेकंड में किसी कार का वेग 5 मीटर प्रति सेकंड से बढ़कर 10 मीटर प्रति सेकंड हो जाए तो उसका त्वरण कितना होगा? तो दोस्तों हम जानते हैं त्वरण क्या होता है, त्वरण क्या होता है, वेग में परिवर्तन बटे समय, मतलब अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग डिवाइडेड बाय समय। अंतिम वेग कितना है दोस्तों, 10 मीटर प्रति सेकंड है। प्रारंभिक वेग कितना है, 5 मीटर प्रति, और समय कितना लग रहा है, 5 सेकंड। तो 10 में से 5 गए 5, 5 बटे 5 करेंगे तो त्वरण जो निकल के आएगा 1 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर निकल के आएगा। कितना आएगा, 1 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ऑप्शन नंबर डी वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। नट के दोनों तरफ चैम्फरिंग की होती है। दोस्तों नट के दोनों तरफ चैम्फरिंग, तो कौन सा नट है जिसके दोनों तरफ चैम्फरिंग की होती है? तो दोस्तों लॉक नट जो होता है ना, इसके दोनों तरफ जो है चैम्फरिंग की होती है। दोस्तों लॉक नट सामान्य से थोड़ा कम मोटाई की एक नट है जिसके दोनों तरफ चैम्फरिंग की होती है तथा इस नट को मुख्य नट के बाद या पहले लगाई जाती है। लॉक नट की मोटाई सामान्यतः मुख्य नट की 1/2 से 2/3 रखी जाती है। कभी कभी मुख्य नट एवं लॉक नट की मोटाई बराबर रखी जाती है, इसे हम बोलते हैं हाफ नट। इसे हम क्या बोलेंगे, हाफ नट बोलेंगे। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। संवेग को किसके गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जाता है? दोस्तों संवेग बराबर क्या होता है, तो द्रव्यमान इंटू वेग के बराबर होता है संवेग बराबर। दोस्तों किसी वस्तु के द्रव्यमान एवं वेग के गुणनफल को संवेग कहा जाता है। संवेग बराबर क्या होता है, द्रव्यमान इंटू वेग होता है। संवेग एक कैसी राशि है, तो सदिश राशि है। संवेग की इकाई क्या होती है, किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड होती है। संवेग ना तो उत्पन्न होता है और ना ही नष्ट होता है, यह केवल एक पिंड से दूसरे पिंड में क्या होता है, स्थानांतरित होता है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। 200 ग्राम द्रव्यमान वाली एक वस्तु का उसकी 10 जूल गतिज ऊर्जा के साथ संवेग होगा। दोस्तों हम जानते हैं संवेग बराबर क्या होता है, द्रव्यमान इंटू वेग के होता है। क्या हमको यहाँ पे वेग दिया गया है क्या दोस्तों, नहीं, लेकिन हमको गतिज ऊर्जा दी गई है और द्रव्यमान का मान दिया गया है। तो हम जानते हैं गतिज ऊर्जा बराबर क्या होता है दोस्तों, ये होता है 1/2 mv² के। ठीक है, अब दोस्तों द्रव्यमान जो है दोस्तों ये हमको ग्राम में दिया गया है, लेकिन आंसर तो हमारा किलोग्राम में है। तो ग्राम को हम किलोग्राम में चेंज करेंगे तो क्या करेंगे, 1000 से भाग दे देंगे तो m का मान कितना निकल के आ जाएगा, ये हो जाएगा 200/1000 कर देंगे तो कितना निकल के आ जाएगा, ये आ जाएगा 0.2 किलोग्राम। कितना आ जाएगा, 0.2 किलोग्राम। अब मान रख देते हैं दोस्तों 1/2 mv² में, तो क्या हो जाएगा, गतिज ऊर्जा बराबर, गतिज ऊर्जा कितनी है, 10 जूल दी गई है, बराबर 1/2 m का मान कितना है 0.2, तो 2/10 कर लूँ मैं इसको। ठीक है, इंटू v² के। ठीक है, 2 से 2 कट जाएगा, 10 इंटू 10 100, तो v² बराबर क्या हो जाएगा, 100 के बराबर हो जाएगा। तो v का मान कितना आ जाएगा, 10 मीटर प्रति सेकंड निकल के आ जाएगा। तो वेग कितना निकल के आ गया हमारा, 10 मीटर प्रति सेकंड। हमसे संवेग पूछा है, तो संवेग क्या होता है, द्रव्यमान इंटू वेग क्या होता है। द्रव्यमान कितना है 0.2 है, इंटू वेग कितना निकाले हमने, 10 निकाले, तो 2/10 कर दूं क्या इसको मैं। ठीक है, 10 से 10 कट जाएगा तो हमारा संवेग कितना निकल के आ जाएगा, 2 किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड। क्या आ जाएगा, 2 किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड। ऑप्शन नंबर ए वाला करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। समकेंद्रिता का चिन्ह है दोस्तों, समकेंद्रिता का चिन्ह जो है वो है ऑप्शन नंबर बी वाला। इसे हम बोलते हैं समकेंद्रिता का चिन्ह है, इसे समांतरता का चिन्ह बोलते हैं, और ये जो दिख रहा है ये स्थिति का चिन्ह है। ये किसका है, स्थिति का, ये समांतर का। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। इनमें से कौन सा DBMS सॉफ्टवेयर नहीं है? दोस्तों DBMS सॉफ्टवेयर कौन सा नहीं है, तो कोबोल जो है दोस्तों ये DBMS सॉफ्टवेयर नहीं है। दोस्तों डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम DBMS एक कंप्यूटर सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन है जो उपयोगकर्ताओं के साथ संपर्क करता है, जैसे ओरेकल हो गया, साइबेस हो गया, SQL सर्वर। जबकि कोबोल एक जो है एक प्रोग्रामिंग भाषा है। कोबोल क्या है, एक प्रोग्रामिंग भाषा है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। विद्युतीय सिग्नल निम्नलिखित में से किस पर आधारित होता है? दोस्तों विद्युतीय सिग्नल जो है ये धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर क्या होता है, आधारित होता है। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों विद्युतीय सिग्नल धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर आधारित होता है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी वाला हो जाएगा। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। किसी इलेक्ट्रिक हीटर द्वारा स्रोत से 4 एम्पीयर की विद्युत धारा प्राप्त करने पर
उसके सिरे के मध्य विभवांतर 60 वोल्ट होता है। यदि विभवांतर बढ़कर 127.5 वोल्ट हो जाता है तब हीटर द्वारा प्राप्त विद्युत धारा कितनी होगी। हमको यहाँ पे विद्युत धारा का मान बताना है। दोस्तों इलेक्ट्रिक हीटर में प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा कितनी है, 4 एम्पियर दी गई है हमको। विभवांतर कितना दिया गया है, 60 वोल्ट दिया गया है। तो हम यहाँ से प्रतिरोध का मान निकाल सकते हैं क्या, हम जानते हैं V बराबर क्या होता है, I इंटू R के होता है। V का मान कितना है दोस्तों, 60 वोल्ट दिया गया है। I का मान कितना दिया गया है, 4 दिया गया है। तो यहाँ से R का मान निकाल लेते हैं। तो 4 से कितनी बार में जाएगा, 15 बार में। तो R का मान कितना निकल के आ गया, 15 निकल के आ गया। अब दोस्तों यदि इलेक्ट्रिक हीटर का विभवांतर बढ़ाकर कितना कर दिया गया है, 127.5 वोल्ट हो जाता है, तब हीटर द्वारा प्राप्त विद्युत धारा क्या होगी। तो वही फॉर्मूला लगाएंगे V बराबर आई आर के, V बराबर आई आर से। अब देखिए पहले हमने वो विभवांतर कितना लिया था, 60 वोल्ट लिया था। अब हमको कितना लेना है, 127.5 वोल्ट लेना है। ठीक है, आई का मान हमको यहाँ पे निकालना है और आर हमने कितना निकाला है, 15 निकाला है। ठीक है, तो इसको जब सॉल्व करेंगे दोस्तों तो क्या हो जाएगा, 127.5 डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, 127.5 डिवाइडेड बाई 15 के। तो पॉइंट हटेगा, 15 से काट देते हैं। 15 आठे 120, तो यहाँ कितना बच गया, 7 और 15 पाँचे 75। तो 8.5 एम्पियर जो है धारा निकल के आ जाएगी, ऑप्शन नंबर सी वाली। ठीक है, तो सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है दोस्तों, समझ में आ गया ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। 3:1 मापनी डैश का प्रतिनिधित्व करता है। दोस्तों 3:1 जब भी आपको बड़ा अंक पहले दिख जाए तो उसे हम क्या बोलेंगे, विवर्धित मापनी, मतलब वृद्धि कारक मापनी होती है। जब भी आपको पहला अंक बड़ा दिख जाए दोस्तों, आप आंख बंद करके वृद्धि कारक मापनी लगा दीजिए, मतलब विवर्धित मापनी लगा दीजिए। अगर पहला अंक छोटा ऐसा दिख जाए तो इसे हम क्या बोलेंगे, लघु कारक मापनी। और ऐसा करके दिख जाए 1:1 तो इसे हम बोलेंगे पूर्ण आकार मापनी। ठीक है, समान आकार मापनी। तो ये जो मापनी है इसे बोलेंगे विवर्धित मापनी, मतलब वृद्धि कारक मापनी। दोस्तों 3:1 मापनी जो है विवर्धित मापनी का प्रतिनिधित्व करता है, तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। किस लीवर श्रेणी का यांत्रिक लाभ हमेशा 1 से कम होता है। तो वह कौन सी लीवर श्रेणी है जिसका यांत्रिक लाभ हमेशा कम से होता है, यांत्रिक लाभ जो होता है हमेशा 1 से कम होता है। तो ये है तृतीय श्रेणी का यांत्रिक लाभ जो होता है, तृतीय श्रेणी के लीवर का यांत्रिक लाभ जो होता है हमेशा 1 से क्या होता है, कम होता है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। इंजीनियरिंग आरेखन में आधार डैश काम आता है। दोस्तों इंजीनियरिंग आरेखन में आधार जो है ना, ये वस्तु की ज्यामिति परिभाषित करने के संदर्भ में काम आता है। क्या करता है ये, वस्तु की ज्यामिति परिभाषित करने के संदर्भ में काम आता है इंजीनियरिंग आरेखन में आधार। दोस्तों इंजीनियरिंग आरेखन में आधार वस्तु की ज्यामिति परिभाषित करने के संदर्भ में काम आता है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। एक स्क्रू का यांत्रिक लाभ होता है। दोस्तों एक स्क्रू का यांत्रिक लाभ जो होता है ना, ये स्क्रू के पिच पर निर्भर करता है। किस पर निर्भर करता है, स्क्रू के पिच पर निर्भर करता है एक स्क्रू का यांत्रिक लाभ। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। MS एक्सेल में फॉर्मूला एक प्रतीक से शुरू होता है। दोस्तों MS एक्सेल में फॉर्मूला जो है ना, ये इज इक्वल टू प्रतीक से शुरू होता है, इससे शुरू होता है MS एक्सेल में फॉर्मूला। ठीक है, MS एक्सेल में फॉर्मूला इक्वल्स प्रतीक से शुरू होता है, किससे, इक्वल्स प्रतीक से। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। किसी पदार्थ की प्रतिरोधकता के मान से इसकी चालकता निर्धारित होती है। निम्न प्रतिरोधकता वाली धातुएं डैश। दोस्तों किसी पदार्थ की प्रतिरोधकता के मान से इसकी चालकता क्या होती है, निर्धारित होती है। निम्न प्रतिरोधकता वाली धातुएं, अगर निम्न धातुओं की प्रतिरोधकता निम्न है तो वो क्या होगी, सुचालक की भांति व्यवहार करेगी। यदि धातुओं की प्रतिरोधकता अधिक है तो वे चालक की भांति प्रतिरोध व्यवहार करेगी। तो निम्न प्रतिरोधकता वाली धातुएं जो है ना, ये सुचालक की भांति क्या करेगी, व्यवहार करती है। तो ऑप्शन नंबर सी वाली करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों किसी चालक के विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को चालक की विशिष्ट चालकता कहते हैं, इसे रो से प्रदर्शित करते हैं। दोस्तों इसकी इस ऐसा इकाई ओम प्रति मीटर होती है। अतः किसी पदार्थ की प्रतिरोधकता के मान से इसकी चालकता निर्धारित होती है। निम्न प्रतिरोधकता वाली धातुएं सुचालक की भांति क्या करती है, व्यवहार करती है। ठीक है, तो इसकी ऐसा इकाई क्या होती है, ओम इनवर्स मीटर इनवर्स। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। विद्युत चालक की प्रतिरोधकता इस पर निर्भर करती है। दोस्तों विद्युत चालक की प्रतिरोधकता जो है ना, ये किस पर निर्भर करती है, तो सामग्री पर निर्भर करती है और ताप पर। दोस्तों विद्युत चालक की प्रतिरोधकता चालक पदार्थ की प्रकृति पर और उसके ताप पर निर्भर करती है।
किसी चालक की प्रतिरोधकता एक नियतांक होती है जिसे रो से प्रदर्शित करते हैं। किससे प्रदर्शित करते हैं? रो से प्रदर्शित हम करते हैं। ठीक है ना। देखते हैं अगला क्वेश्चन। निर्मुक्त ऊष्मा का मापन डैश की सहायता से किया जाता है। दोस्तों निर्मुक्त ऊष्मा का मापन जो है ये कैलोरीमीटर की सहायता से किया जाता है। किसकी सहायता से? कैलोरीमीटर की सहायता से। दोस्तों एनर्जी मीटर से क्या करते हैं? विद्युत ऊर्जा का मापन करते हैं। थर्मोमीटर से क्या करते हैं? तापमान का मापन करते हैं। कैलोरीमीटर से क्या करते हैं? ऊष्मा ऊर्जा का मापन करते हैं। और एनीमोमीटर से क्या करते हैं? वायु वेग का मापन करते हैं। ठीक है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्लास ए अग्नि में अग्नि का कारण डैश होता है। दोस्तों क्लास ए अग्नि में अग्नि का कारण जो होता है ये होता है कास्ट या लकड़ी। दोस्तों क्लास ए अग्नि में अग्नि का कारण कास्ट मतलब वुड होता है जो निम्नलिखित है। दोस्तों लकड़ी, कागज, पत्ते से लगी आग ये वर्ग ए के अंतर्गत आती है। ज्वलनशील तरल पदार्थ जैसे तेल हो गया, पेट्रोल हो गया, डीजल आदि से लगी आग वर्ग बी के अंतर्गत आती है। प्रोपेन, ब्यूटेन, मीथेन आदि ज्वलनशील गैसों से लगी आग वर्ग सी के अंतर्गत आती है। मैग्नीशियम, टाइटेनियम, धातु की ज्वाला तथा बिजली की आग जो है ये वर्ग डी के अंतर्गत आती है। तो ये चारों ही चीजें आपको याद रखना है। ठीक है दोस्तों, क्लियर है ना। चलिए दोस्तों, तो ये थे आज के सारे क्वेश्चन। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगे दोस्तों वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा। चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। दोस्तों हमसे जुड़ने के लिए, क्लास के अपडेट के लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे दिया है। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में अगले प्रैक्टिस सेट के साथ। अपना ख्याल रखिए। ओके बाय बाय, टेक केयर।